वो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसा कि ये एंशिएंट इंडिया का प्लेलिस्ट चलते आ रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास का सीरीज है ये, और इसमें करीब 7 लेक्चर हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे अपने 8वें लेक्चर को। तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इसमें हम महाजनपद काल के बारे में देखेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है। तो आप लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती होंगी कि आखिर में जो ये इतिहास पढ़ाया जाता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे वंश आते हैं। तो एक वंश समाप्त होता है, फिर उसमें आप ये भी देखते हैं कि विदेशी आक्रमण भी होते हैं, फिर दक्षिण भारत का भी इतिहास आपको देखना होता है, उत्तर भारत का भी इतिहास देखना होता है, मौर्य समाप्त होता है, फिर मौर्योत्तर काल आता है, उसमें ब्राह्मण साम्राज्य आते हैं जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी वंश ये सब आते हैं। फिर विदेशी भी आप देखते हैं उसमें कि हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण ये सब शासन आते रहते हैं। फिर आप देखते हैं उसी में कि गुप्त साम्राज्य, उसके बाद भी बहुत सारे राजवंश आते हैं, राजपूत राजवंश, और ये सब बहुत सारे वंश चलते रहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो कभी दक्षिण भारत के इतिहास को हमें देखना होता है, तो इन सब को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं ये एक पेज में आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा कि कैसे पढ़ना है, और इसमें आपको मतलब क्लियरिफिकेशन देने का कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे राजवंशों के बारे में पढ़ना है और कौन सा राजवंश किसके समकालीन था। मतलब कि अब बहुत सारे, अब ये नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया है, पाकिस्तान का भी शासन चलता है, उधर बांग्लादेश भी है, तो वैसे ही बहुत सारे, अब मान लीजिए कि जो भारतीय महाद्वीप था तो उसमें बहुत सारे देश थे। तो आज आप पूरा एक मिल के मतलब स्टेट देश बना है, लेकिन वो लोग अपने छोटे छोटे इलाकों में ही अपने देश को मानते थे, मतलब वो देश ही थे अपने आप में। तो अब जैसे कि बहुत सारे शासन पैरेलल में चलते थे, तो जैसे आप देखिएगा कि उधर सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो विजयनगर एम्पायर भी दक्षिण में चल रहा था, बहमनी साम्राज्य भी चल रहा था, जौनपुर, मालवा ये सब भी इलाके चल रहे थे, मेवाड़ वगैरह, तो उधर भी शासन चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ में एक ही जगह पूरा शासन चल रहा था, तो पैरेलल में शासन चलते रहते थे। मतलब कहीं और राजवंश शासन कर रहा था तो कहीं और राजवंश शासन कर रहा था, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो वही हम एक पेज में इसमें देखेंगे कि किस राज्य मतलब किस इलाके में कौन से राजवंश और कौन से मतलब पैरेलल में चल रहे थे, किसके समकालीन मतलब एक साथ जो राजवंश चलते हैं तो वो किसके किसके साथ चल रहे थे, ये भी हम देख लेंगे इसमें, ताकि जब उसके बाद हम अपना एक एक टॉपिक शुरू करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो अब हम देख लेते हैं पहले। तो इसमें एक पेज में आपके लिए बना कि पहला है उत्तर भारत में हम देखेंगे कौन कौन से राज्य वंश चाहे कौन कौन सा काल है, और उसके बाद दक्षिण भारत मैं बताऊंगा कि पैरेलल में कौन कौन से चल रहे थे, और विदेशी आक्रमण भी इसमें मैं आपको बता दूं कि किसके शासन काल में कौन से विदेशी आक्रमण हो रहे थे। तो इससे आपको होगा कि कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसमें पहले उत्तर भारत में। तो पूरा पाषाण काल मैंने आपको बताया है, उसमें भी बहुत सारे हम काल बांटे थे, तो इसमें मोटा मोटी देखेंगे, अभी एक एक डीपली इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो वो जब हम राज्यवंश अपना पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग, तो पूरा पाषाण काल था, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता हमने पढ़ लिया है। तो अब वैदिक सभ्यता हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे लोग महाजनपद काल के बारे में। तो इसका टाइम पीरियड होगा ईसा मसीह के मृत्यु के 600 साल पहले का ये टाइम पीरियड होगा, उस टाइम महाजनपद काल रहता है। तो ईसा मसीह मतलब कि वहां से 0 माना जाता है, जहां से उनकी डेथ हुई उसके बाद इधर माइनस में बढ़ते जाता है। तो जितना आप पीछे जाइएगा उतना डेट बढ़ेगा, और इसके आगे डेट ईस्वी में चलता है, मतलब इसके बाद 0 से हम आगे गिनते हैं, तो ऐसे चलता है। तो ये 600 ईसा पूर्व की ये बात। और 6वीं सदी जब भी मैं बोलूंगा तो आप समझिएगा कि 5वीं मतलब कि 500 से लेके 600 के बीच की घटना है 6वीं सदी, मतलब 100 वर्ष बाद का गिना जाता है। तो 6वीं सदी मैं बोलूँ तो ये मत समझिएगा कि 600 से लेके 700 के बीच में, अगर 6वीं सदी बोलूँ तो मैं 500 से लेके 600 ईसा पूर्व की घटनाएं होती हैं, ऐसे सदी चलता है। तो जैसे ये 21वीं सदी चल रही है, तो लेकिन आप देखेंगे कि 2020 से लेके हम घटनाएं इसमें देखते हैं, तो ऐसे होता है सदी। तो ये आपने देख लिया कि ये वैदिक काल। तो अब इसी में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जब वैदिक सभ्यता, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा पाषाण काल ये जब चल रहा था, तो ये उत्तर भारत में चल रहा था। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये मैप है तो ये सब चीजें इधर चल रही थी अभी, तो दक्षिण भारत का हमने तो बात ही नहीं किया अभी। तो दक्षिण भारत में उस टाइम में मतलब लगभग होगा, बिल्कुल टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं, मतलब कि 1-2 साल चाहे 100 साल 2 साल इधर उधर होगा। तो यहाँ पे महापाषाण काल चल रहा था, जब इधर पूरा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब वैदिक सभ्यता, ये तीनों जब चल रही थी तो वहाँ पे महापाषाण काल चल रहा था। और इसी में हम देखेंगे कि अभी जो है, तो अभी कोई भी विदेशी आक्रमण यहाँ पे हुआ नहीं है इतिहास। तो आदि को ऐसे विदेशी ही माना जाता है, लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ कि अभी कोई
विदेशी आक्रमण यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये हो गया। अब उसके बाद होता है कि महाजनपद काल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो महाजनपद काल जब जो जन थे वो जनपद में बदल जाते हैं वैदिक काल के, तो वो अभी इसके बाद महाजनपद ही काल होगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जो जन थे वो जनपद में चेंज हो जाएंगे, मतलब कि एक देश हो जाएगा छोटा छोटा, तो वो अब मैं बताऊंगा। और इसी टाइम में जैन धर्म भी चल रहा था 24 सदी मतलब, और बौद्ध धर्म भी लगभग सेम टाइम में चल रहा था। और इसी टाइम में आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य भी उत्कर्ष होगा। तो महाजनपद काल में अब सबको मतलब कि 16 महाजनपद में ये बटा था पूरा इलाका हमारे भारत का। तो अब इसमें जो एक जनपद था ये मगध जनपद भी था। तो ये जनपद होगा कि अब इस पे सब पे जीत हासिल करके मगध साम्राज्य का मतलब सबको धीरे धीरे अपने में मिलाते जाएगा। तो वो हम देखेंगे आगे। तो ये होता है यहाँ पे। और होता है कि इस पे मौर्य वंश चलता है। तो मौर्य वंश सबसे मजबूत वंश इस पे चलता है। तो उसके बारे में और ये सब काफी डीपली अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा बस। तो मौर्य वंश यहाँ पे चलता है। तो ये टाइम पीरियड आप देख लीजिए कि 322 से लेके 100 BC तक चलेगा। तो ये BC तक ही ये चलता है मौर्य साम्राज्य। तो इतना हो गया। तो ये तो उत्तर भारत में मतलब कि अभी मेनली अब इस टाइम में दक्षिण भारत में अभी भी कुछ चीजें नहीं चल रही हैं। तो वो हम देखेंगे कि मतलब मेनली आप मान सकते हैं कि यहाँ पे अब चल तो रहा ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अब इतिहास में जो चीजें लिखी गई हैं वो मैं बता रहा। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि इतिहास में अभी कुछ वंश हैं लेकिन कोई बड़े वंश यहाँ पे नहीं दिखते हैं। कुछ छोटे लोग जैसे यहाँ कबीलियाई बना के रहते थे तो वैसे ही रहते होंगे, लेकिन अभी कोई वंश वगैरह नहीं देखा जाता और इतिहास में भी इसको इसी वजह से पढ़ाया भी नहीं जाता। तो ये था दक्षिण भारत का टाइम पीरियड जब मौर्य साम्राज्य जब तक आपने देख लिया महाजनपद काल, उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध पे बहुत सारे वंश चलेंगे। तो वो भी तो अब इसमें ये भी देख लीजिए कि इस टाइम में विदेशी का क्या था। तो इस टाइम ईरानी आक्रमण हो रहा था। तो ये विदेशी आक्रमण यहाँ पे ईरान से हकमनी वंश था वहाँ पे, तो वहाँ से आक्रमण हो रहा था 518 BC में लगभग आसपास में हो रहा था यहाँ पे आक्रमण। मतलब कि जो पाकिस्तान का इलाका है, तो पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान तो भारत में ही था मतलब, तो वहाँ पे आक्रमण हो रहा था। और दूसरा आक्रमण यहीं पे होता है जब मगध साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य ये सब चलते हैं। तो उसी टाइम यूनानी आक्रमण भी होता है सिकंदर का 326। तो उस टाइम अभी मगध पे घानानंद का शासन था, तो उस टाइम भी आक्रमण होता है। तो ये आपने देख लिया टाइम पीरियड में कि इस टाइम दक्षिण भारत में तो कोई वंश अभी हमें नहीं देखना है, लेकिन ये हम दो आक्रमण देखेंगे, ईरानी और यूनानी आक्रमण, जब तक हम मौर्य साम्राज्य समाप्त करेंगे। और उसके बाद होता है कि अब उत्तर भारत में क्या होता है, देखिए कि ये मौर्य साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य हमें देखना होता है और मौर्योत्तर काल भी हम इसे बोलते हैं। तो इसमें हमें ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में देखना होता है। तो अब ये सब जो वंश थे ये ब्राह्मण ही थे, तो इस ब्राह्मण साम्राज्य बोला जाता है। शुंग वंश देखें मौर्योत्तर काल में मतलब मौर्य के पतन के बाद, कन्नौ वंश देखेंगे, सातवाहन और चेदी वंश यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर भारत। ये वंश चलेंगे मौर्य के पतन के बाद मौर्योत्तर काल। और इसी में दक्षिण भारत में हमें अब यहाँ से संगम काल पढ़ना होता है। संगम काल 100 ईसा पूर्व से लेके करीब 300 AD तक चलता है। AD मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा, मतलब कि ईस्वी में अब हम आ जाएंगे 300 ईस्वी तक संगम काल देखना होता है। और संगम काल में ही चेर राज्य केरल में रहते चोल के बारे में देखना होता है। ये 200 AD से लेके 300 AD तक है। और पांडे के बारे में हमें देखना है। दक्षिण भारत में ये पैरेलल चल रहा है शासन, तो इसके बारे में हम जब सातवाहन देखेंगे, शुंग वंश देखेंगे, कन्नौ वंश देखेंगे, चेदी, तो उसी टाइम में दक्षिण भारत में ये वंश चल रहे थे। और इसी टाइम में मौर्योत्तर काल में आपको ये भी देखने होते हैं यहाँ पे, जब ये सब वंश यहाँ पे चलते रहते हैं उत्तर भारत में शुंग, कन्नौ, सातवाहन, चेदी, और दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांडे चलते रहते हैं, तभी यहाँ पे विदेशी आक्रमण भी इसी टाइम में होते रहते हैं। तो विदेशी आक्रमण में भी हमें देखना होता है मौर्योत्तर काल में ही, मतलब कि मौर्यों के पतन के बाद हिंद यूनानी का आक्रमण होता है, शक का आक्रमण होता है। तो ये सब यहाँ पे अपने अपने राज्य एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे। और पहलव को देखना होता है, कुषाण को देखना होता है। तो ये सब राजस्थान, उधर पंजाब, सिंध, ये सब इलाकों में अपना शासन एस्टेब्लिश कर। ये जो टाइम पीरियड है तो ये पैरेलल में मतलब कि साथ साथ चल रहे हैं ये तीनों चीजें। तो दक्षिण भारत में ये चल रही हैं और उत्तर भारत में ये चलेंगे मौर्योत्तर काल में मतलब मौर्यों के पतन के बाद। और मतलब और विदेशी आक्रमण यहाँ पे ये लोग अपना अपना शासन एस्टेब्लिश करें। तो ये हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं आगे इसके बाद क्या होगा। मौर्योत्तर काल के बाद मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फिर ये शासक रहते हैं साम्राज्य अपना बना के। तो फिर यहाँ पे होता है कि आ जाता है गुप्त साम्राज्य, मतलब इन सब पे अधिपत्य अपना गुप्त साम्राज्य कर लेता है। और इसके बाद हम उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं 400 से लेके ईस्वी से 600 ईस्वी तक लगभग सभी, मतलब कि टाइम पीरियड
थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, लेकिन मेनली यही टाइम चलते हैं लोग। और इसी में होता है कि गुप्त साम्राज्य जब होता है तो ये सब जो सुंग, कन्नौज, सातवाहन, इन सब पे ये विजय प्राप्त कर लेता है। और इधर जो विदेशी आक्रमण थे तो हिंद, यूनानी, ये शक, पहलव, कुषाण पे भी मतलब कि अपना आधिपत्य करके एक गुप्त साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में लगभग इनका शासन नहीं रहता है। तो दक्षिण भारत में इसी टाइम जब गुप्त शासन चलते रहता है तो यहाँ पे पल्लव वंश चलता है 5वीं सदी में और चालुक्य भी चलता है 6वीं सदी में। तो ये भी हम देखेंगे, मतलब कि ये सब चीजें अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। बस ये मैं आपको बता रहा कि पैरेलल में कौन कौन सी चीजें चल रही हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपने देख लिया दक्षिण भारत में, और यहाँ पे अभी विदेशी आक्रमण वगैरह नहीं हो रहे हैं गुप्त काल के समय, मतलब कि विदेशी राज्य अभी कोई एस्टेब्लिश वगैरह नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य फिर पतन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल, मतलब कि आफ्टर गुप्ता एम्पायर। उसके बाद हम देखते हैं इसमें होते हैं कि पुष्यभूति वंश और मौखरी वंश। तो पुष्यभूति वंश इसमें सबसे मजबूत होता है, तो इसको हम देखेंगे, जिसमें हर्षवर्धन का शासन काल आपको बताया जाएगा। तो इसमें उत्तर भारत में ये एक मतलब कि अच्छा एम्पायर अपना खड़ा कर पाते हैं। तो ये हम, और इस टाइम में दक्षिण भारत में कोई एम्पायर अभी नहीं चल रहा है और ना विदेशी जो भी है वो भी कोई शासन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं अभी। उसके बाद होता है कि फिर ये सब गुप्तोत्तर काल में ये सब भी फिर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है राजपूत काल। तो उत्तर भारत में राजपूत काल चलेंगे 800 से लेके 1200 ईस्वी तक। तो 1200 ईस्वी तक चलेंगे उत्तर भारत में, और इसमें मेनली वंश आएंगे परमार, चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी, ये सब राजपूत राज्य छोटे छोटे उसमें रहेंगे उत्तर भारत। और दक्षिण भारत में इसी टाइम में चलेगा राष्ट्रकूट का शासनकाल 8वीं सदी में और चोल का शासनकाल 9वीं सदी में। तो इसको भी हम देखेंगे उस टाइम। और इसी में अब विदेशी अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है राजपूतों के शासनकाल में। तो 711 में मोहम्मद बिन कासिम जो था वो आक्रमण करता है। उसके बाद धीरे धीरे जो आक्रमण का काल है वो चलते रहे। और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि उत्तर भारत में आफ्टर मतलब कि राजपूतों के काल के बाद क्या होता है कि मेडिएवल इंडिया में तो उसके बाद उससे मतलब नहीं है कहाँ पढ़ते हैं, अभी हम शासन देख रहे हैं कि कौन सा शासन कब था, ताकि आप लोगों को क्लियरिफिकेशन हो सके। तो अब उत्तर भारत में फिर राजपूतों का पतन हो जाता है। तो उत्तर भारत में होता है कि स्थानीय शासन फिर से छोटे छोटे राज्य मतलब उठते हैं, मतलब अपना साम्राज्य बना के। और इसमें छोटे छोटे में उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, मेवाड़, खानदेश और बंगाल, ये सब भी हम देखते हैं इसमें उठता है उसी टाइम। और इसी टाइम दक्षिण भारत में क्या होता है कि विजयनगर एम्पायर चलते रहता है 14वीं से लेके 17वीं सदी तक, और बहमनी साम्राज्य भी 14वीं सदी में चलता है दक्षिण भारत। और उत्तर भारत में मतलब ये तो स्थानीय थे उत्तर भारत में, लेकिन ये विदेशी एक सल्तनत काल की यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली पे। और ये जो है उत्तर भारत में ये मतलब छोटे छोटे स्थानीय वंश हैं, ये अपना शासन चलाते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे रहता है दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत। और इसी टाइम उसके बाद उत्तर भारत में क्या आता है, देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल आएगा, मुगल काल। और ये जो है तीनों मैंने एक में कर दिया है, 11, 12 और 13 पॉइंट। मतलब ये सब छोटे छोटे जो राजवंश है ये चलते रहेंगे। जब इधर मुगल और दिल्ली सल्तनत चलेगा तब तक ये चलते रहेंगे यहाँ पे। और दक्षिण भारत में फिर मराठा आता है, इनके बाद विजयनगर, ये सब समाप्त हो जाते हैं, बहमनी तब ये आता है। और मराठा साम्राज्य मुगल के पैरेलल में लगभग रहता है, ये आप मतलब मोटा मोटी बना सकते हैं। और उसके बाद आता है मैसूर, जब अंग्रेज आ जाएंगे 18वीं सदी में, और 1947 तक अंग्रेजों का शासन चलता है। और ये छोटे छोटे उत्तर भारत में राजवंश भी चलते रहते हैं। तो बंगाल वगैरह वो सब हम देखेंगे, सिराजुद्दौला, ये सब चीजें वहां पे होंगी। अंग्रेजों के साथ क्या क्या कंडीशन बंगाल में बनते हैं, फिर मैसूर में भी मतलब कि दक्षिण भारत में भी बनेंगे मराठा से, और मुगल का भी टकराव होगा, फिर अंग्रेज से भी टकराव होगा मराठा का। तो ऐसे चलेगा यहाँ पे, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये हमने कुछ ओवरव्यू ले लिया, और नोट में ये लिखा है सब एक दूसरे में ओवरलैप्स करेंगे, मतलब कि मराठा अंग्रेजों से भी लड़ेंगे, और आप देखेंगे कि मराठा मुगलों से भी लड़ेंगे, मेवाड़ वगैरह ये सब जो थे, तो ये मुगल टाइम भी थे और सल्तनत काल भी टाइम थे। तो ये लगभग मतलब ओवरव्यू है आपका। तो ये मैंने आपको एक पेज में बता दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई राजवंश या फिर कुछ भी मैं शुरू करूँ तो इस पेज को आपको ध्यान में रखिए, पेज से आपको बेसिक चीजें पता चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन पढ़ने में। तो ये पेज आपको इतिहास को काफी इजी बना देगा। तो ये जो मैंने बता दिया आप लोग इसको रिवीजन करेंगे। तो पूरा पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो इस टाइम दक्षिण भारत में महापाषाण काल चल रहे थे, और
महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस टाइम पे जब मगध साम्राज्य, मौर्य वंश ये सब उत्तर भारत में चल रहे थे, तो दक्षिण भारत में अभी कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे ईरानी आक्रमण मतलब विदेशी और ये आक्रमण दर का ये सब शुरू हो गया था। उसके बाद हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में देखते हैं मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य के समाप्ति के बाद। तो इसमें सुंग, कन्न वंश, सातवाहन, चेदी ये सब चलते रहते हैं। और यहाँ पे दक्षिण भारत में संगम काल अब शुरू हो जाता है, और संगम काल में चेर, चोल, पांडे हमें देखना होता है वंश के बारे में। और उसके बाद होता है कि यहीं पे कुछ विदेशी शासक भी अपने हाथ के थोड़ा शासन यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण वगैरह यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद होता है कि उत्तर भारत पे पूरे गुप्त साम्राज्य एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद उसी टाइम दक्षिण भारत में पहलव चलते हैं, चालुक्य भी चलते हैं, और इधर अब विदेशी कोई नहीं देखने को मिलता है। और गुप्तोत्तर काल में पुष्य, भूति वंश, मौखरी वंश चलता है यहाँ पे दक्षिण भारत में। अभी हमें मतलब थोड़ा बहुत ओवरलैप्स होगा इधर उधर, लेकिन मेनली यहाँ पे खाली दिखता है हमें। और उसके बाद राजपूतों का काल ले चलता है, परमार, चौहान उत्तर भारत में, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी। इसी टाइम दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन काल रहता है, चोलों का रहता है, और इसमें अरब आक्रमण शुरू हो जाते हैं विदेशी। और उसके बाद होता है कि उत्तर भारत में फिर स्थानीय शासन ये सब आ जाते हैं, पूर्व मालवा, मेवाड़, खानदेश, बंगाल। और यहाँ पे दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, और उत्तर भारत में मेन जो शासन रहता है वो विदेशियों का सल्तनत काल यहाँ पे चलता है। उसके बाद मराठा भी इधर दक्षिण भारत में, उसके बाद मुगल रहते विदेशियों मतलब उत्तर भारत में, इनका पूरा भारत पे कब्जा था लगभग। और उसके बाद मैसूर रहता है दक्षिण भारत में, और उसके बाद अंग्रेजों का शासनकाल शुरू हो जाता है यहाँ से। तो ये चीजें थी टाइम का लेके, तो ये मैंने आपको एक पेज में बता दिया सब। तो अब हम चलते हैं और अब हम आगे देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो ये हमारा यहाँ पे है लेक्चर, तो मैप भी डाला है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं महाजनपदों का थोड़ा बेसिक देखेंगे, और उसके बाद हम उसके देखेंगे कौन सा महाजनपद किस इलाके में था। तो महाजनपद का उदय प्रथम मगध साम्राज्य था। महाजनपद मतलब कि अब मैं बता दूं कि थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता हमने देख लिया, तो ये 1700 ईस्वी ईसा पूर्व में समाप्त हो गई थी। उसके बाद हुआ था कि आर्यों का आगमन हुआ, तो इन्हें माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, और यहाँ के जो लोग कबीलियाई बना के रहते थे उन पे अपना शासन एस्टेब्लिश करते हैं, उन पे अधिपत्य अपना करते हैं। फिर यहाँ से वैदिक काल शुरू होता है। तो वैदिक काल भी दो भागों में बटा रहता है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो अब होता है कि ऋग वैदिक काल तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब होता है कि कर्मकांड वगैरह बढ़ जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें चेंजेज आती। और यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे लोहा मिल जाता है, तो लोहा मिलने से होता है कि अब बहुत सारा इकोनॉमिकल चेंज होता है, और बहुत सारी कृषि प्रधान ये सब चीजें होती हैं। तो फिर होता है कि जो कबीलियाई लोग थे अब धीरे धीरे स्टेबल हो जाते हैं। पहले तो घुमक्कर जैसा ये लोग अपना जिंदगी व्यतीत करते थे, शिकार वगैरह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब यहाँ पे अब जीवन एस्टेब्लिश हो जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था पीछे की मिट्टी आदि के घर बनाए जाने लगते हैं, तो अब लोग कृषि के वजह से स्टेबल हो जाते हैं। अब जब लोग स्टेबल होते हैं तो फिर धीरे धीरे उनको शासन प्रशासन की भी जरूरत होती है, क्योंकि अब जब स्टेबल आप होइएगा तो वहाँ पे कुछ नियम कानून ये सब चीजों के होने की जरूरत होती है। तो ये हम पॉलिटी के क्लास में भी अपने देखे थे कि पॉलिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो अब लोगों को कुछ नियम कानून ये सब चीजों की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि अब लोग स्टेबल हो गए। तो अब वहाँ पे अब मतलब कि अब बिल्कुल ऐसी व्यवस्था नहीं थी, मतलब कुछ अलग टाइप की व्यवस्था थी, नाम वगैरह बस व्यवस्था में चेंज होते हैं, बाकी सभी चीजें जो अभी चलती हैं, अभी जो आप राजा के जगह पे मतलब गणतंत्र है, रिपब्लिक है, आप राजा के खुद से चुन सकते हैं, लोकतंत्र है, यहाँ पे डेमोक्रेसी आप जिसे बोलते हैं, मतलब चुन सकते हैं। उस टाइम में ये था कि वंशानुगत था, तो मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उस टाइम के शासन उस टाइम भी थे। तो धीरे धीरे अब कबीलियाई लोग एस्टेब्लिश हो गए, तो फिर अब लोग अपना छोटे छोटे इलाकों में अपना शासन बनाने लगे, वहाँ पे राजा होने लगे, ये सब चीजें होने लगी। तो अब छोटा छोटा राज्य वहाँ पे बन गया, और वही राज्य बन गया। उसके बाद फिर अब राज्य बनेगा तो अगल बगल के राज्य में लोग अब जो भी राज्य होंगे तो उनको जीतना चाहेंगे, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे, अपने इलाकों को बड़ा करना चाहेंगे, जैसे कि ये सब चीजें चल आज भी आप देख सकते हैं, हर एक देश अपना विस्तार में लगा हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में यूपी प्लस बिहार में पश्चिम लोहे का व्यापार प्रयोग जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति हो गई। अब तो मतलब यहाँ पे हुआ कि लोहे का प्रयोग होने लगा, इस वजह से जो आर्य लोग थे, तो आर्य लोगों ने इधर पूरब में बढ़ा था आर्य लोगों ने, और आर्य लोग जब पूरब में बढ़े मतलब कि इधर तो अभी जंगल था, तो गंगा और यमुना का ये सब जो मैदान था तो बहुत ज्यादा इधर जंगल था, लेकिन लोहे का जब प्रयोग शुरू हुआ तो अब लोहे से इन लोगों ने सारे जंगलों को काट के फिर खेती वगैरह स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। इसके बाद अब हुआ कि जो मैंने बता दिया आपको फेनोमिना कि
छोटे छोटे राज्य बन गए। उसके बाद अब लोग राज्य को जीतना चाहेंगे, तो वही अब छोटे छोटे इलाकों में आज जो आप स्टेट देख रहे हैं वैसे बट गया था बिल्कुल। तो 16 महाजनपद हो गए थे। तो आप आज का स्टेट समझ सकते हैं कि आज के स्टेट टाइप में लोग थे, और लोहे के हथियार भी बने इस टाइम। योद्धा वर्ग, किसानी लोग उन्नत के तरफ बढ़ना भी चाहते थे, तो अब यहाँ पे हथियार वगैरह भी लोहे से बनाने लगे लोग। अब हथियार बनाएंगे तो फिर अब इनका होगा कि साम्राज्य विस्तार करने का भी इच्छा जगेगा। किसानी लोग करने लगे, लोग मतलब उन्नति के तरफ बढ़ने लगे, ये सब चीजें होंगी। फिर साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे, वही मगध इसमें सबसे ज्यादा अपना साम्राज्य विस्तार करेगा, और मगध का साम्राज्य इन सबको लेके एक मगध साम्राज्य बन जाएगा वहाँ पे। तो अब किसानों पर शासन राजा द्वारा इनकी मदद से, तो अब मेनली किसानों पे ही शासन किया जाता है। तो अधिकतर लोग तो किसान ही होते हैं, तो किसानों पे शासन वगैरह होने लगे यहाँ पे उच्च वर्ग के लोगों द्वारा। तो ऐसे ही होता है, उच्च वर्ग के लोग ही शासन पहले करते हैं, और उन्हीं में से एक हो जाता है कि उच्च वर्ग में से ही एक राजा बन जाता है, और वो मिलके शासन करते हैं। तो मेनली किसान पे ही शासन किया जाता है। लेकिन आज का जो मॉडर्न एरा है तो वैसा नहीं है, आज सबका भलाई किया जाता है। तो पहले ये सब चीजें नहीं थी। आप जो आजकल आप नैतिकता वगैरह देखते होंगे कि आज जो भी सरकार की पॉलिसी होती है तो आप देखेंगे हमेशा गरीबों को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं थी, पहले बस लोग अपना फायदा ये सब चीजें सोचते थे। तो ऐसी सिस्टम थी उस टाइम। अब और इसके बाद हुआ कि अब जमीन हड़पना, किसानी, अनाज, उसके बाद कर। तो अब ये बिल्कुल शासन एस्टेब्लिश होने लगे यहाँ पे। एक तो पहले जमीन हड़पना, उसके बाद किसानी कराना, उस पे अब किसानी करेंगे तो अनाज होगा, अब अनाज के रूप में फिर कर लेना, और कर से फिर सेना बनाना, और ये सब सारी चीजें जो आज देखते हैं आपकी। तो सारी चीजें जो सरकार होती है वो कैसे करती है, उनको टैक्स मिल, तो अनाज वगैरह होता है, उनसे भी, किसानों से भी उनको फायदा होती है चीजें। और को मतलब अब तो शासन व्यापारी ये सब वर्ग भी हैं बहुत सारे, लेकिन उस टाइम में मेनली किसानों से, जब हिस्ट्री में जाइएगा तो किसानों से ही मेनली कर का प्रावधान था। तो आप जो फ्रांस की क्रांति देख ले, रूस की क्रांति देख ले, तो बहुत सारा निचला जो वर्ग था उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो 3 वर्ग में वो लोग बटे होते थे, निचले वर्ग को कर देना होता था उसमें। तो वही सब चीजें मतलब किसानी शुरू हुई, अनाज होने लगी, फिर कर मिलने लगा। उसके बाद राजा सैनिक रखने लगे, अपना शासन प्रशासन जो गवर्नेंस आज देखते हैं आप, मतलब कि ये सब पूरा सिस्टम बना लिया शासन का। उसके बाद मतलब बिल्कुल आज के राज्य जैसा होने लगा वहाँ पे। और लोगों की भावना गांव में थी जब छोटे इलाकों में रहते थे, उसके बाद जन में बदले, उसके बाद जनपद में हो गए। तो अब जनपद के लिए लोगों की भावना उत्कृष्ट होने लगी। और जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जैन के भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों का उल्टा है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा। अब जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म के ग्रंथ हैं ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कि उस टाइम 16 महाजनपद थे इस इलाकों में। और अब सूत्र कालों में सिक्के का प्रचलन हुआ। आहत सिक्के चांदी का मुख्यतः ये होता था। तो अब जब स्टेबल होंगे तो अब कुछ व्यापार वगैरह भी करेंगे। जब ये लोग कुछ अनाज उगाएंगे तो अब अनाजों को बेचना या फिर बदलना या फिर कुछ और चीजें उस अनाज से किसी और अनाज को खरीदना फसल से, तो अब यहाँ पे अब सिक्कों की भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अब सिक्का जो है वो आहत सिक्का बनता है, और ये चांदी का होता है मुख्यतः। सूर्य, चंद्र, पीपल के इस पे चित्र रहते हैं पे। और वर्ण अब जाति में परिवर्तित होने लगी। कर्म के अनुसार पहले था, लेकिन अब ये जन्म के अनुसार होने लगा। तो अब जो काम करते थे पहले, अब उसमें मान लीजिए कि वो बराई थे, तो अब उनका बेटा जो होगा तो वो बराई का ही काम करेगा, और ऐसे ऐसे कर्म से ये जाति में हो गए। और अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत साहित्य से सबसे प्रारंभिक रचना महर्षि पाणिनि द्वारा। तो अष्टाध्यायी वेदांतर संस्कृत साहित्य सबसे प्रारंभिक रचना इसे मानी जाती है। अष्टाध्यायी को मतलब वेदोत्तर संस्कृत है, मतलब वेदों के बाद की ये रचना है अष्टाध्यायी, और इसे महर्षि पाणिनि द्वारा इसकी रचना की गई है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा ये फैक्ट को। तो अब हम देख लेते हैं कि जो 16 महाजनपद थे तो इसके बारे में आपको देखना होता है। तो इसकी कौन सी राजधानी थी, कहाँ थी, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अभी उनका स्थान कहाँ है, और राजधानी, और मतलब इलाका। तो ये मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा कहाँ था। तो ये चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहला है कि अंग जो जनपद था, तो जनपद ये इसकी राजधानी चंपा थी। अंग की जो राजधानी थी वो अंग जनपद की चंपा थी, और ये अभी भागलपुर, मुंगेर, बिहार में ये स्थित है। तो अभी इसका ये है, तो ये मैं मैप भी दिखाऊंगा आपको। और तो महाजनपद मतलब क्या आप समझ रहे हैं, मतलब कि पहले जो कबीलियाई लोग थे, उसके बाद जन बना, उसके बाद
जनपद बना और उसके बाद महाजनपद बना, तो उसे ही हम देख रहे हैं महाजनपद की कौन कौन कहाँ पे थे, इसी को मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मगध था और इसकी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगिरी थी, तो ये आप याद रखिएगा। और ये अभी पटना गया के आसपास में है, बिहार क्षेत्र में ये था उस टाइम। और उसके बाद है वज्जी, और ये भी आप समझ लीजिए मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली भी था। और वज्जी इसकी राजधानी, वैशाली, विदेह, मिथिला ये इसकी राजधानी थी लगभग, आप समझिए। और मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का ये इलाका है मिथिला का। और प्रथम गणतंत्र था ये भी आप याद रखिएगा कि इसी को प्रथम गणतंत्र माना जाता है, मतलब कि यहाँ पे चुना जाता था, जो भी वहाँ का राजा या फिर शासक था उसको चुना जाता था। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये पहला गणतंत्र था। और ये 8 जनपद लिच्छवी में आता था। तो 8 जनपद जो आप ये देखते हैं संघ बना के रहते हैं हम लोग, जो भारत है तो ये राज्यों का संघ है, तो हर एक राज्य मिलके ये संघ का निर्माण हुआ है। वैसे ही ये 8 लोग मिला के मतलब संघ बनाए थे, और उसी संघ में लिच्छवी संघ में ये भी था वज्जी। और अगला है काशी है वाराणसी में, और काशी की राजधानी वाराणसी थी, और वाराणसी के आसपास अभी भी यूपी में ही है इसका। और 5वां है वत्स, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और इलाहाबाद के आसपास में ये है। और अगला है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और ये फैजाबाद यूपी में ही अभी उसका इलाका आप देख सकते हैं। और अगला है मल्य, कुशीनगर इसकी राजधानी थी, और देवरिया यूपी में है। और यहीं पे आप देखेंगे कि बुद्ध को महान निर्माण की प्राप्ति हुई थी यहीं पे। तो ये जब मैं बौद्ध धर्म आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा ये चीज़। और अगला है 8वां पंचाल, अहिच्छत्रक इसकी राजधानी थी, या फिर काम्पिल राजधानी थी इसकी। और ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास है अभी ये इलाका मतलब। और 9वां है चेदी, और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, और ये अभी बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है अभी इलाका इसका। और 10वां है सूरसेन, मथुरा में, और मथुरा यूपी में ही अभी इसका मतलब कि अभी लोकेशन है, और मथुरा में था ये उस टाइम इसकी राजधानी। और 11वां है कम्बोज, हाटक इसकी राजधानी थी, और राजौरी एवं हजार क्षेत्र यूपी का ही है ये। और अगला है 12वां अवंती, और इसकी राजधानी उज्जैन या महिषमती थी, और ये मालवा एमपी में था। और मत्स्य था एक, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। और अभी जो इलाका पड़ता है इसका जयपुर का राजस्थान है। और कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, और दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास इसका इलाका था। और अश्वमक एक थी, और इसकी पटलिया पोतन राजधानी थी, और ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में दक्षिण भारत में ये पड़ता है। और 16वां है गांधार, ये तक्षशिला में था, और रावलपिंडी एवं पेशावर ये पाकिस्तान में मिला है ये। तो इसको आप याद रखिएगा, ये मुख्य चीज। तो ये चीजें आप देख लिए। तो अब हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं ताकि आप लोग याद रह सके। तो मैप में देखने से आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियरिफिकेशन इसमें होगा। तो अब हम देख लेते हैं मैप में। तो ये आप देख सकते हैं कम्बोज वाला इलाका यहाँ पे पड़ रहा है। ये यहाँ पे कम्बोज वाले में थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया है। इसका जो राजधानी होगा वो होगा राजपुरा। मैप में जब मैं देखा तो मुझे यहाँ पे याद आया राजपुरा। और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ेगा ये, तो ये भी इंडिया से बाहर था। तो कम्बोज का भी आप ये ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक से वहाँ पे लिखा गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, कम्बोज के बारे में। तो कम्बोज भी आप याद रखिएगा कि ये भी भारत से बाहर का महाजनपद था। और अब हम देख लेते हैं मैप में कि कहाँ कहाँ कौन सा इलाका है। तो पहला है कम्बोज, ये आप देख सकते हैं। कुरु यहाँ पे है, पंचाल यहाँ पे है। तो मेन चीज़ों को आप याद रखेंगे। काशी यहाँ पे है, अंग यहाँ पे है, मगध यहाँ पे है, कौशाम्बी यहाँ पे है, वत्स यहाँ पे है, चेदी यहाँ पे है, अवंती यहाँ पे है, कौशल और अश्वमक आप एक ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि साउथ इंडिया में एक जो अश्वमक पाई गई है ये यहाँ पे है। और ये गांधार आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान में मैंने बताया था, और इसका तक्षशिला राजधानी थी। तो ये तक्षशिला यहाँ पे लिखा भी है। और तो तक्षशिला आप राजधानी इसका देख लिए, पंचाल आप देख लिए, और इसकी तो ये सब यहाँ पे महाजनपद हैं। तो इसको आपने देख लिया। तो अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक हैं तो उतना हम टाइम नहीं दे सकते हैं, बहुत जल्दी हमें ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो अगला है अब कि मगध, कौशल, वत्स, लिच्छवी सबसे प्रबल थे। तो ये जो तीनों महाजनपद थे ये प्रबल थे, लेकिन बाद में इनको भी बीट करके आगे चला जाएगा मगध। और गंगा के उत्तर में आज के तिरछूत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। तो ये गंगा के उत्तरी इलाकों में जो मैंने बताया था कि ये वज्जियों का मतलब 8 जो और था, ये 8 जनों का एक संघ था।
तो इसमें 8 जन थे और प्रबल जो था लिच्छवी था और राजधानी वैशाली, इसे ही पहला गणतंत्र माना जाता है लिच्छवी को। और इसी में वज्जी था, तो इनको भी, इन लोगों को प्रथम वज्जियो यहाँ पे लिखा है, प्रथम गणतंत्र माना जाता था इनको। और एकमात्र महाजनपद दक्षिण में असमक और राजधानी इसमें पोतन या पोटली है, ये एकमात्र दक्षिण में है और ये आंध्र प्रदेश में था उस टाइम। और कंबोज प्लस गांधार भारत से बाहर थे, तो वो भी मैंने बता ही दिया आपको। और राजपुर हाटक इनकी, मतलब कि कंबोज की राजपुर हाटक राजधानी सी थी और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, तो वो भी मैंने बता ही दिया है और दिखा ही दिया है आप लोगों को। और काशी सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, इसकी कौशल मगध अंग से प्रतिद्वंदी थी, लंबा संघर्ष चला इनका। तो काशी सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वहां पर, और इसकी जो कौशल और मगध अंग से प्रतिद्वंदता थी, मतलब इन लोगों के। और लेकिन सबको बाद में बीट करके आप देखेंगे कि मगध आता है। तो अब हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य के बारे में। तो अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए साम्राज्य और वंश में क्या अंतर होता है, क्योंकि अब देखेंगे कि मगध पे बहुत सारे वंश आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर्यक वंश आ रहा है, शिशुनाग वंश आएगा, नंद वंश आएगा, मौर्य वंश आएंगे। तो अब वंश आते हैं तो एक साम्राज्य होता है, जैसे कि आज इंडिया है तो इंडिया पे बहुत सारे लोग रूल कर सकते हैं। तो अभी जैसे कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, फिर बीजेपी आ जाए, तो अब इन लोगों का बिल्कुल अलग है, तो आप बीजेपी रूल बोलेंगे, मतलब कि ये अलग आइडियोलॉजी से हैं, इसमें अलग है। तो उस टाइम वंश जो चलता था तो ये सब जात पात को लेके चलता था, जैसे कि ब्राह्मण वंश और ये सब चीज़ें थी, तो उस वंश को लेके चलता था। जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत देखेंगे तो उसमें बहुत सारे वंश बदले हैं, तो कभी आप देखेंगे कि अफगान राज कर रहे हैं, कभी उसमें तुर्की के राज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन अब आप मुगल का देखेंगे तो मुगल में देखेंगे कि एक ही वंश चलते रहता है, बाबर का वंश। तो इसमें आप वंश को चेंज होते नहीं देखेंगे। लेकिन आप दिल्ली में देखेंगे तो उसमें 5-5 वंश दिल्ली सल्तनत में शासन करते हैं। तो पहले उसमें आप देखेंगे गुलाम वंश शासन करता है, उसके बाद खिलजी वंश आता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि खिलजी के बाद फिर तुगलक वंश आता है, उसके बाद तुगलक वंश को आप देखते हैं कि समाप्त हो जाता है, या उसके बाद लोधी, मतलब 5 वंश यहाँ पे शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत में। मतलब सल्तनत जमीनें तो वही है, लेकिन वंश बदल रहा है कि अब मतलब दूसरे वंश वाले आ गए, मतलब कि उस वंश से रिलेटेड नहीं होते थे तो वंश बदल जाता था। जैसे कि अब उनके फैमिली के अलावा कोई और के फैमिली आके अगर शासन करने लगे तो अब उनके फैमिली का वंश चलने लगता था उस शासन पे, तो उसी को हम यहाँ पे वंश में देखते हैं। और जो साम्राज्य होता है, मतलब जमीन का तो टुकड़ा वही है, लेकिन राज्य दूसरे दूसरे वंश के लोग कर रहे हैं, उसमें यही वंश होता है, आप ये समझ लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो पहला इसमें हम देखेंगे कि हर्यक वंश, मतलब कि ये सीक्वेंस है, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है। तो ये 3 वंश देखेंगे, उसके बाद चौथा हम मौर्य वंश को भी देखेंगे इसके बाद, जब ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे हम। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे कि जो मगध साम्राज्य था ये 16 महाजनपदों में प्रबल क्यों हो गया, आखिर में क्या परिस्थितियाँ थी कि ये मतलब सबको हरा के यहाँ पे ये सबसे प्रबल क्यों हो गया, और इनके जीतने का कारण क्या था। या जो मगध साम्राज्य था तो ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, ये पूरा अफगानिस्तान, इधर दक्षिण भारत के सभी पूरब के, मतलब कि ये सब बाद में जीतते चला जाएगा। जब मौर्य वंश आएगा इस पे मगध साम्राज्य पे तो वो पूरा कब्जा कर ले। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन लोगों को देखेंगे तो उस टाइम मतलब मगध अपने चरमों पे था और पूरा लगभग कैप्चर कर चुका था। तो वही हम देखेंगे कि आखिर में कारण क्या था कि मगध इतना शक्तिशाली हो गया। तो पहला नंबर है कि लोहे की खानों की उपलब्धता, तो हथियार बनी, तो उधर लोहे की जो खान वगैरह थी तो लोहा तो अब मिल चुका था, और उधर जो हुआ कि लोहे की खान वगैरह की उपलब्धता, लोहा आदि का वो लोग उपयोग करने लगे, हथियार बनाने लगे। इस वजह से हुआ कि अब मगध इन सब में प्रबल हो गया, और हथियार बना के मतलब ये सबको हराते जाएंगे उसमें, ये चीज यहाँ पे होने लगती है। तो इससे भी माना जाता है कि मगध सबसे शक्तिशाली हो सका है यहाँ पे। और दूसरा है कि कृषि में नवीन तकनीक आई, तो नवीन तकनीक आई मतलब कि अब ये लोग कृषि को एस्टेब्लिश रूप, मतलब कि व्यवस्थित रूप में करने लगे। तो खेतों का अच्छे से हर एक फसल मतलब टाइम के अनुसार उगाना, मतलब वर्ष में 2 फसल उगाना, 3 फसल उगाना, ये सब चीज़ें ये लोग करने लगे। ये सब चीज़ें जो आज आप देखते हैं वो ये लोग समझ गए, और यहाँ पे जो होती थी तो वर्षा वगैरह अच्छी मात्रा में होती थी। इस वजह से हुआ कि ये लोग कृषि में भी बहुत उन्नति किए, कृषि में उन्नति किए। उसके बाद इनको टैक्स वगैरह मिलने लगी, अनाज वगैरह की, खाने पीने की जब आपको कमी नहीं रहेगी तभी जाके आप कुछ आगे चीज़ें कर सकते हैं। अगर जो खाने पीने का अपना व्यवस्था सही से नहीं कर पाता
है तो वो आगे की चीज़ें नहीं सोच पाता। तो इस वजह से हुआ कि अब ये लोग समृद्ध हो गए कृषि वगैरह में, तब जाके इन लोगों को साम्राज्य विस्तार ये सब चीज़ें करने लगे ये लोग। और तीसरा है कि प्राकृतिक सुरक्षा थी यहाँ पे। तो अब ये जो था कि गंगा नदी के तट पे था, तो गंगा नदी के को पार करके और भी जो महाजनपद थे तो ये सब लोग वहाँ पे नहीं आ पाते थे इनके हमला करने में। तो ये लोग तो पहले से देख लेते थे अगर कोई भी किनारे पे आता था तो इन सब से हुआ कि प्राकृतिक सुरक्षा थी और ये लोग किलेबंदी वगैरह करने लगे, मतलब कि अपने किले वगैरह को घेरने लगे, घेर के ये सब चीज़ें करने लगे। और उधर आप देखेंगे तो राजगीर में पहाड़ियाँ वगैरह भी बहुत हैं। तो उन सब से हुआ क्या कि इन लोगों को हमला वगैरह की खतरा नहीं थी, और खतरा नहीं थी तो फिर ये लोग अब दूसरों पे हमला करेगा जब समृद्ध हो जाएगा, उसके बाद ये लोग अपना साम्राज्य विस्तार करते जाएगा। और शासकों की महत्वाकांक्षाएं थी, क्षमशीलता थी, मतलब कि शासक चाहते थे अपने साम्राज्य को विस्तार करना। तो ऐसा भी होता है, जब तक आप कुछ सोचिएगा नहीं तब तक जाके आप साम्राज्य विस्तार वगैरह ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हुआ कि इन लोगों की महत्वाकांक्षा थी। तो आप देखेंगे कि वो जो काशी कौशल इन सब से इन लोगों की दुश्मनी चलती थी और हमेशा संघर्ष होते रहते थे। तो संघर्ष क्यों होगा, जब आप महत्वाकांक्षा रखेंगे, उनके टेरिटरी जो होती हैं उनको जीतने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं संघर्ष वगैरह। तो इन लोगों के जो शासक थे तो वो महत्वाकांक्षी थे, अपना विस्तार करना चाहते थे, तो इस वजह से भी मगध का विस्तार हो सका। और पांचवा है कि गंगा नदी तक आसान पहुँच थी, तो यातायात इनका हुआ, खतरा कम हो गया। तो यातायात मतलब गंगा नदी से ये लोग यातायात वगैरह ये सब चीज़ें करने लगे, और गंगा नदी के वजह से इनको जो आसपास में खेती भी अच्छे से ये लोग करने लगे। तो आज भी आप देखिए गंगा नदी के आसपास में बहुत ही अच्छे से खेती वगैरह होती है, और जो मानव बसता भी है। तो आप देखेंगे कि नदी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जहाँ पे लोग नदियों के किनारे बसते हैं। तो इन सब चीज़ों से इनकी यातायात की सुविधा, मतलब नदियों में नाव वगैरह चला के ये सब यातायात करने लगे, व्यापार वगैरह करने लगे, इनसे भी इनकी समृद्धि हुई। और गंगा के वजह से भी खतरा इनका कम था कि मतलब कोई भी अब इनसे युद्ध वगैरह करेगा तो गंगा पार करके इधर आना पड़ता था, तब जाके आप युद्ध वगैरह करिएगा। तो इस वजह से भी ये सेफ थे। और छठा है हाथियों की उपलब्धता। युद्ध में हाथियों का सर्वप्रथम मगध ने ही किया। तो युद्ध में जो हाथी वगैरह का ये लोग यूज करने लगे। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि जब विदेशी आक्रमण होता है घनानंद के समय, तो अब होगा कि उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, जब मौर्य वंश की स्थापना होगी। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सिकंदर का थल सेनापति रहता है, सेल्यूकस रहता है, तो वो जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो फिर से वापस आता है भारत पे हमला करने। तब होता है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहता है, तो उस टाइम ये हाथी वगैरह बहुत प्रसिद्ध था इस टाइम। तो इन सब वजह से भी उसको हारना पड़ता है। तो इसमें घोड़े का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हाथी वगैरह के वजह से उसको हारना पड़ता है सेल्यूकस को। तो इस टाइम हाथी वगैरह की प्रचुरता थी, इस वजह से भी इसकी उपलब्धता बढ़ी, और मगध साम्राज्य मतलब कि सबसे श्रेष्ठ हो सका 16 में। और शासक कूटनीति में भी श्रेष्ठ थे। तो बिंबिसार देखेंगे, अजातशत्रु, तो ये लोग काफ़ी कूटनीति से काम करते थे। तो बिंबिसार देखिएगा कि अब मतलब कि शादी के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, तो किसी को जीत लेगा, कहीं पे अपना वैवाहिक संबंध बना के फिर साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार करते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें थी कि ये लोग धीरे धीरे विस्तार कर सके अपने मगध को, और 16 जो महाजनपद थे उनको अपने अधीन कर लिया इन्होंने। और तो इनकी पहली जो प्रारंभिक राजधानी थी तो वो थी राजगीर या फिर गिरिब्रज, लेकिन बाद में इसको पाटलिपुत्र, गंगा एवं जो सरयूग नदी के तट पे बनाया गया इसको पाटलिपुत्र को राजधानी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये आपने इतना चीजें समझ लिया। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में इस पे बहुत सारे जो वंश चले हैं उसको हम देखेंगे, मतलब कि लगभग जो हर्यक वंश चलेगा, उसके बाद शिशुनाग वंश चलेगा, उसके बाद नंद वंश चलेगा, और उसके बाद होगा कि मौर्य वंश चलेगा। तो अगले लेक्चर में हम अपने इस वंश को देख लेंगे कि इस पे कौन कौन सा वंश चलता है, और अशोक वगैरह के बारे में भी इसमें हम देखने का कोशिश करेंगे, कंप्लीट कर ले। और उसके बाद शासन प्रशासन की मतलब क्या उस टाइम चीज़ें थी, तो आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और अशोक की धर्म नीति, चाणक्य के बारे में ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। और मौर्यों का पतन कैसे हो गया, मतलब इतने बड़े साम्राज्य का, ये सब चीज़ें देखेंगे। और अधिकारी वगैरह के भी बारे में हम देख लेंगे, इसमें सेना वगैरह कैसी थी, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे, समाज, हर एक चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट होगा मौर्य साम्राज्य। उसके बाद हम मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे, जिसमें विदेशी आक्रमण होते हैं,
और उसमें कुछ विदेशी आक्रमण तो एक आपको हो जाएगा इसी टाइम में, जब घनानंद का शासन चलते रहता है तो उस टाइम भी होगा, और जब चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे उस टाइम भी होगा विदेशी आक्रमण। सेल्यूकस का पहले होगा, ये सिकंदर का, उसके बाद उसका जो थल सेनापति रहता है तो वो फिर से वापस आता है, तो उसका भी हम देखेंगे। तो जो हमारे पढ़ने का स्टाइल होगा, तो पहले हम ये सारे वंश कंप्लीट कर लेंगे और एक साथ हम देखेंगे जितने भी आक्रमण हुए हैं उनको, विदेशी आक्रमण को, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो ऐसे चलेगा ये क्लास, तो आप लोग बस इसको थोड़ा रिवीजन करते चले, बाकी हर एक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी चिंता आप ना करें। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में।